स्टूडेंट, कल पिछले वीडियो में हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि वॉइस की हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। आज की जो वीडियो है ये वॉइस पार्ट 2 है और पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम ऐसे बताना चाहेंगे ताकि सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो हमारे गांव के देहात के बच्चे हैं उनको भी अच्छे ढंग से समझ में आए। एकदम सबसे आसान और सरल और सहज भाषा में हम बताने का काम करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा पिछली वीडियो हम लोग देखे थे कि हम बताए थे कि वॉइस क्या चीज़ होता है। तो वॉइस के बारे में हम क्या बताएं कि वॉइस एक तरह की हम लोगों की बोली है। जैसे स्पीकर जो अपनी बात कह रहा होता है, यानी स्पीकर के द्वारा जो कही हुई बात होती है उसकी जो आवाज़ होती है उसी आवाज़ को हम लोग वॉइस करते हैं। जैसा पिछले वीडियो में बताए थे। ये दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। इसमें हम बताए थे कि एक्टिव वॉइस क्या है, जिसमें सब्जेक्ट काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिसमें पैसिव वॉइस में क्या है कि जिसमें काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अब आप देखें ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के स्ट्रक्चर को देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसमें किसमें कौन पहले आया है। यहाँ देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ कहे थे कि जिस सेंटेंस का मालिक सब्जेक्ट होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस सेंटेंस का मालिक कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें और इसमें क्या है कि जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने जाते हैं तो हम सबसे पहले किसको ले आते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ये देखिए ये हमारे सेंटेंस में यहाँ रहता है। अब यहाँ से हमको उधर ले जाना होता है। उसके बाद फिर उसकी सहायक क्रिया को ले आते हैं। और आपको हम ये भी बताए थे कि एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वह अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि टेंस के माध्यम से हम कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम लोग बदलते हैं, ठीक ना। तो देखो सभी लोग आप जानते भी हो और पढ़े भी हो कि हम लोगों के जो टेंस होते हैं वह टेंस कितने होते हैं, ये 12 टेंस होते हैं। आप सभी लोग जो है पढ़ चुके हैं और ये भी जानते हैं अच्छी तरह कि एक्टिव वॉइस जो होता है 12 टेंसों का बनता है। और एक्टिव वॉइस बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, हम सभी को एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। क्योंकि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, सीधे सीधे हिंदी से अंग्रेजी का जो बनना होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब पैसिव वॉइस हम बनाने जाते हैं, जब इसमें हम ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव वॉइस 12 में से केवल कितने का बनता है, 8 टेंसों का बनता है, जैसा पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि जो ये 8 टेंस निकला है बनने के लिए, और बनने के लिए क्या निकला है, पैसिव वॉइस बनने के लिए जो आया है, इसमें भी अभी भी कंडीशन है, यानी ये भी सबका नहीं बनता है। अब किसका बनता है ये भी आप समझिए। इन 8 टेंसों में जो टेंस आपका रहेगा किसमें, ट्रांजिटिव वर्ब में जो रहेगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि जो वर्ब होता है वो वर्ब का मतलब कि जिन शब्दों से किसी काम का होना पाया जाए उसी को हम क्रिया कहते हैं। जो काम करते हैं वो हमारी क्रिया है। और क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक लिंकिंग वर्ब होता है। जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, जैसे अभी भी हम बताएं कि जो 8 टेंस से निकला है पैसिव वॉइस बनने के लिए, इसमें भी अभी कंडीशन है। ये नहीं है कि हम सबका बनाना शुरू करेंगे। इसमें हमको क्या देखना है कि जो 8 टेंस निकला है इस 8 टेंस में जो ट्रांजिटिव में रहेगा वही बनेगा। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब है जैसे मान लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के पास अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट है यदि, तो आप उस सेंटेंस के उस क्रिया को क्या कहोगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहोगे।
यानी हम ऐसे सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है उस सेंटेंस की जो क्रिया होती है वह क्रिया आपकी ट्रांजिटिव होती है। यानी ट्रांजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उस क्रिया को क्या कहोगे, ट्रांजिटिव कहोगे। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उस सेंटेंस के उस वर्ड को क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। यानी ये कहा कि ट्रांजिटिव का बनेगा तो क्यों बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, अदर होता है, उसके बाद बाई होता है, बाई के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। जैसे देखें कि सबसे पहले यहाँ पर कौन है, ऑब्जेक्ट है। यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को ही हम पहले ले आते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ना हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रांजिटिव होना आवश्यक है। और ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट है आप उस सेंटेंस के उस क्रिया को आप क्या कहोगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कि राम राइट्स और एक फुल स्टॉप लगा दिए। अब हम आपसे पूछे कि आप बताइए कि राइट शब्द जो है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव का देखो, एक ही वर्ब किसी सेंटेंस का ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है, दोनों बन सकता है। जैसे देखिए फिलहाल इस सेंटेंस में राइट क्या है, इंट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला है। यानी सब्जेक्ट में आप लोग क्या पढ़े, जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब। और काम किस पर हुआ है ये नहीं है हमारे पास। यानी ये काम करने वाला कौन है, राम। राम तो काम किया, अब क्या किया, लिखने का किया, लेकिन क्या लिखा ये हमारे पास नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप ये जान लीजिए किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। ट्रांजिटिव कब होगा, जब उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो ट्रांजिटिव है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया ना। तो हम आपको क्या बताएं कि जो आर्ट टेंस है ट्रांजिटिव रहेगा तभी बनेगा। तो ट्रांजिटिव का मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी यहीं हम लिख देते और लेटर ऐसे कर देते, तो अब बताइए कि राम लिखता है और क्या लिखता है, लेटर। यानी कि अब जो है, यानी कि राम जो काम किया है, किस विषय पर काम कर रहा है, वह विषय वस्तु उसको मिल गया। यानी ऑब्जेक्ट कहते किसे है, यानी हमारा सब्जेक्ट जो होता है जिस विषय पर काम करता है उसी विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जब रहेगा उसमें एक्चुअली, तो वह अपने सब्जेक्ट से क्या होता है, प्रभावित होता है। सबसे अच्छी पहचान ये है। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। यानी कि आप इस सेंटेंस में आप क्या से केवल सवाल कर दो, यानी राम लिखता है, अब सवाल करिए कि राम क्या लिखता है, जवाब आया क्या, लेटर। यानी इस क्या का यदि जवाब आपको मिल गया तो इसका मतलब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। यदि जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है। अभी है शब्द हम नहीं लिखे थे, जब यहीं तक हमारा सेंटेंस था तो राम लिखता है, बस इतना था। क्या लिखता है ये नहीं था। तो ये सबको समझ में आया ना। यानी हमारे कहने का मतलब कि 12 टेस्ट में से 8 टेस्टों का बनेगा। उन 8 को भी हम आंख बंद करके नहीं लगाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव रहेगा उसी को हम बनाते हैं, और जो इंट्रांजिटिव होता है उसको हम लोग नहीं बनाते हैं। और ट्रांजिटिव होने का कंडीशन क्या है कि जब उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो वह ट्रांजिटिव है, और नहीं रहेगा तो वह इंट्रांजिटिव है। ये एक छोटी सी कंडीशन है। इसके बाद अब हम चलते हैं, जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि हमारे टेंस 12 टेंस है, 12 में से जो है 8 टेंसों का जो है बनता है, और 8 टेंस में जो है सबसे पहला टेंस जो आता है हम लोगों का ये आता है कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। इसको अब हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। लेकिन पैसिव वॉइस बदलने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस हमारे सामने आने वाला है
जब आएगा तो उसके आने का स्ट्रक्चर क्या होगा, वह कैसे आएगा, कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट और इंडेफिनिट है। तो थोड़ा सा इसका हम पहचान बता दें कि इसमें सबसे पहली बात है कि इस सेंटेंस का जो पहचान होता है कि जिन सेंटेंस के वर्ब के अंत से आता है क्या, ता है, ती है, ते है आता है, वह सेंटेंस होता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सबको पता है ये। और दूसरी बात होती है कि इस टेंस की जो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वह कौन होती है, डू होता है, और दूसरी सहायक क्रिया कौन होती है, डज होती है। जिसमें एक वचन के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्रयोग किसका होता है, डू का होता है। और तीसरी बात हम बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वर्ब होता है वह वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। फर्स्ट फॉर्म में एक वचन बहुवचन दोनों फॉर्म का यूज होता है। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हमारी जो क्रिया होती है वो एक वचन होती है। यदि आपका सब्जेक्ट जो है बहुवचन होता है तो आने वाली क्रिया क्या होती है, बहुवचन होती है। समझ वाली बात ना। अब देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस है, अब इनको बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस। तो इसमें हमको समझना क्या है, देखो एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वो अलग होती है, एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेट होता है वो भी अलग होता है, पैसिव वॉइस का जो सहायक क्रिया होता है वो भी अलग होता है, और पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट होता है वो भी फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल अलग होता है। इन्हीं अलग बातों को हमको देखना है। और पैसिव वॉइस में केवल हमको एक चीज ढूंढना है, क्या, उसकी सहायक क्रिया। जैसे पैसिव वॉइस का जब फार्मूला हम लिखते हैं तो पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर अदर होता है, अदर के बाद यहाँ बाई होता है, बाई के बाद ये सब्जेक्ट होता है। यही हम लोगों के पैसिव वॉइस का फार्मूला होता है। इसी पर सब टेंसों को आप लोगों को बनाना, सब का मतलब आप टेंसों को इसी पर को क्या करना है, बना देना है। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब हमारे सामने आएगा तो उसके आने का तीन कंडीशन हो सकता है। वो अफर्मेटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, इंट्रोगेटिव में आ सकता है। और इंट्रोगेटिव में दो टाइप का क्वेश्चन जो आता है, एस या नो टाइप का आता है या डब्ल्यू टाइप का होता है। तो हम सबसे पहले चर्चा किसका करेंगे, अफर्मेटिव का। आइए देखते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब अफर्मेटिव में जब आता है तो अफर्मेटिव में उसके आने का मॉडल है, को यहाँ सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ अदर फुल स्टॉप। ये वाला जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट पर आपका क्वेश्चन आने वाला है। अब उसी क्वेश्चन को आप बदलेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में। आप ध्यान से दोनों फॉर्मेट को देखें और दोनों को देख करके तुरंत अंतर समझ में आ जाएगा कि इसमें है क्या। देखिए ये हमारा फार्मूला किसका है, पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में सबसे पहले कौन होता है, ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसको पैसिव वॉइस कहा गया क्योंकि जिस सेंटेंस में काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है वह पैसिव वॉइस है, और जिसमें काम कौन करता है, सब्जेक्ट काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। अब देखो एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग होती है और पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग। देखो एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया देखो क्या है, डू और डज है। अब ध्यान से समझना, अब हम बोलने क्या जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो उसकी होने वाली सहायक क्रिया क्या है, यही देखना है। तो देखो जब इसको पैसिव वॉइस में बदला जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया जो है पैसिव वॉइस वाली क्या हो जाती है, इज हो जाता है, एम हो जाता है, और क्या होता है, आर हो जाता है। यही हमको केवल याद करना था। जैसा फार्मूला में हम बताए थे कि वर्ब के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। हमारा वर्ब जो है हर टेंस में आपका कॉमन रहेगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी टेंस में रहेगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर हो, सब हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब इस फॉर्मेट को देखें, यानी कि इस फॉर्मेट को बदल देना किसमें, इस फॉर्मेट में। तो इसमें से सबसे पहले हम किसको ले आएंगे, अब ऑब्जेक्ट देखो इसमें है कौन, यहाँ है। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा करके क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे, इसको तुरंत यहाँ पर हम भेजेंगे।
अब देखो इसका मालिक कौन था? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट अपने अनुसार वर्ब या सहायक क्रिया को ले लेता है। तो इसी तरह इसका मालिक देखो कौन बन गया? ऑब्जेक्ट। ये अपनी सहायक क्रिया को अब क्या करेगा? खोजेगा। तो अब बताओ कि इसकी सहायक क्रिया है कौन? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया कौन है? इज एम आर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो वह इज एम आर हो जाता है। यही हमको नोटिस करना था और हम जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में भेजा जाएगा तो हमको यही को केवल रखना क्या है? इज एम आर रखना है। ठीक। इसके बाद देखो कौन आएगा? वर्ब आएगा। आइए वर्ब हम ले आएंगे कहां से? हमारे सेंटेंस में यहाँ वर्ब किसी न किसी फॉर्म में रहेगा। तो फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? फर्स्ट फॉर्म में। तो इसको यहाँ से उठाकर क्या करेंगे? थर्ड कर देंगे। और थर्ड के बाद देखो अब किसका नंबर है? कंप्लीमेंट का। कंप्लीमेंट देखो कहाँ है? यहाँ रहता है। तो यहाँ से इसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे और उसके बाद फार्मूला से बाई देंगे और बाई देने के बाद ये वाला जो सब्जेक्ट है ये सीधे चला जाता है कहाँ पर? यहाँ आ जाता है। यही इनके बनने का क्या है? फॉर्मेट होता है। समझ में आया सबको? एक बात और आप लोग समझ लीजिए, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को जब कन्वर्ट किया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में जो है बदल जाते हैं। यानी सब्जेक्ट जो होता है किसके जगह जाता है? ऑब्जेक्ट के जगह। और ऑब्जेक्ट जो आता है किसके जगह? सब्जेक्ट। जब ये दोनों आपस में आते हो जाते हैं तो इनके केस में भी परिवर्तन होता है। केस का मतलब देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, क्या हिम रख दिए, तो हिम जो है आपका कौन सा केस है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब ये यहाँ जब आएगा तो अपना केस बदल करके हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। समझ में आया? तो जब सब्जेक्टिव केस में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ही हो जाता है। तो ये भी देखना होता है, यदि यहाँ ही है, यदि मान लो हमारे सब्जेक्ट में कौन है? ही है, तो जब ही जब उधर जाएगा कहाँ पर? यहाँ जब जाएगा इस जगह को लेगा तो ये भी अपना केस बदल देता है। तो जब ये यहाँ से इधर जाता है तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है और ये जब इधर से इधर आता है तो क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव हो जाता है। यानी हिम जब यहाँ आएगा तो क्या बनेगा? ही हो जाएगा। ही जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को जो हम लोगों को देखना होता है। समझ में आया ना? और दूसरी बात आप ये भी जान लीजिए, जब हम किसी भी सेंटेंस को या किसी भी टेंस को जब पैसिव वॉइस के फॉर्मेट पर रखेंगे तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं। और जब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में से निकालते हैं तो पहले तो हमको ये जानना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं ये भी हमको जानना पड़ेगा, ताकि इजीली तरीके से हम अपने सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को पकड़कर लाकर यहाँ रख दें। अब दूसरी बात ये भी जान लो कि ऑब्जेक्ट जब चलेगा अपनी जगह से तो उसके साथ कौन आता है और कौन नहीं आता ये भी जानना होता है। तो आप जान लो कि जब यहाँ से ऑब्जेक्ट निकलता है तो इस ऑब्जेक्ट के यदि पीछे कोई भी डिटरमाइनर रहता है, कौन रहता है? कोई भी डिटरमाइनर यदि यहाँ पर आता है तो वह डिटरमाइनर इसके साथ यहाँ पर चला आता है। अब आप कहेंगे कि डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर का मतलब आप लोगों को पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ाए थे कि डिटरमाइनर क्या है कि वह शब्द जो संख्या दे रहा होता है या संबंध देने वाला जो शब्द होता है उसी को क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर एक रख दिए, क्या रखे हैं? बुक रख दिए। देखो यदि इस बुक के पहले माई शब्द लगा, क्या लगा हो? मान लीजिए यहाँ पर लगा हो माई। माई कैसा शब्द है? ये संबंधवाचक शब्द है, इसको पैसिव केस कहते हैं। ये संबंध दे रहा है, किताब किसकी है? मेरी है। तो संख्या देने वाला शब्द हो और चाहे संबंध देने वाला शब्द हो, ये दोनों उठ करके यहाँ पर आएगा। जब ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो माई बुक का पूरा सेट यहाँ पर चला आएगा। अब संख्या देने वाला शब्द देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि यहाँ सम का उपयोग कर दिए कि सम बुक आया है, चाहे अ बुक यहाँ पर लगा है, चाहे टू बुक लगा हुआ है, चाहे द बुक लगा हुआ है, ये टोटल सेट जो है उठ करके यहाँ पर चला आता है। यानी सबको समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में से उठा करके ले आएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या आएगा
क्या नहीं आएगा, ये भी हमको देखना होता है। तो हम आप लोगों को इतना बता दें कि ऑब्जेक्ट जो हम निकाल के ले आते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पहले यदि कोई भी पॉजिटिव केस का कोई भी एलिमेंट रहेगा उसको भी ले लेते हैं। और दूसरी बात क्या है कि यदि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा, डेमोस्ट्रेटिव में जैसे दिस है, दीज है, दैट है, दो